अब मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर माइनिंग बंद है या ओपन है, या इसका क्या असर मेरे ऊपर पड़ता है मुझे नहीं समझ में आता था। पर जैसे जैसे समाज में निकले, लोगों से बात की, पता चला कि ये सारे के सारे धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि इंटरमिंगल्ड हैं। इस तरह से इंटरमिंगल्ड हैं कि एक को खींचो तो सारे खुल जाते हैं। मतलब पूरा सामाजिक ताना बाना जो हमारे पुरखों ने बनाया हुआ था वो इस तरीके से था कि एक आदमी के ऊपर बहुत से परिवार निर्भर हैं। किसी काम धंधे को सिर्फ वो काम धंधा ना माना जाए। जैसे यदि आप कोई एक बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपका होटल का बिजनेस है। अब होटल के बिजनेस के साथ में सब्जी वाले का घर भी चलता है, ट्रांसपोर्ट वाले का घर भी चलता है, क्लीनिंग वाले का घर भी चलता है, धोबी का घर भी चलता है, और जो वहां वेटर काम कर रहा है उसका तो चलता ही है, डेली बेसिस पर काम करने वाले का, सफाई करने वाले का भी चलता है, और केटरिंग वाले का भी चलता है। तो केवल एक होटल का धंधा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ जुड़े बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह से अलग अलग जो काम धंधे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम मानते तो हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देख नहीं पाते कि हम इसको किस तरह से लें। तो जब हमारी टीम बढ़ रही है जनता सरकार मोर्चा की, और चूंकि ये आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, और दूसरे पॉडकास्ट में आज हमारे साथ माइनिंग के धंधे से जुड़े, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े विकास खत्री हमारे साथ हैं, गांव इस्माइला, जिला रोहतक से, जो जनता सरकार मोर्चा के हमारे साथी भी हैं, जिनका पुराना बिजनेस था स्टोन क्रशर का। अब स्टोन क्रशर के बिजनेस में जब से जैसे लॉकडाउन लगा वैसे वैसे हालात बदलते चले गए, और स्टोन क्रशर के साथ इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी था, इनके ट्रक भी चलते हैं। अब उस पूरे प्रोसेस में लॉकडाउन के दौरान जो हुआ, जो घाटा हुआ लोगों को, और जिस तरह से बिजनेस ठप हुए, जहां पहले इनकी टर्नओवर करोड़ों में हुआ करती थी, वहां अब इनको ये भी दिक्कत आने लगी कि हमारे रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे। अब ये हालत कैसे पहुंचे, और इनकी इस हालत के जिम्मेदार कौन रहेंगे। देखिए, हम इनकी हालत को इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इनको बहुत तकलीफ है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे सारे बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हैं। उद्योगपति सरकार के साथ मिलकर के, या सरकार में बैठे मंत्रालयों के लोगों के साथ मिलकर के किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, किस तरह का गेम खेलते हैं, और कैसे वो पॉलिसीज को बदलते हैं, इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरे पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए, और फिर आप क्या बिजनेस करते हो ये अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बताइए आप क्या काम करते हो। यदि आप नौकरी पर हैं, यदि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, यदि आप ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, या आपकी कोई दुकान है, या आप कोई दूसरा बिजनेस सेल परचेज का करते हैं, और आपके बिजनेस में क्या नुकसान हुआ है, और क्या आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए अपना नाम, कहां से आप हैं, अपना फोन नंबर, और फिर हम आपको इनवाइट करेंगे। अपनी स्टोरी, आपकी स्टोरी हम मांगेंगे, और यदि आपकी स्टोरी देश को बताने लायक होगी, जनता को बताने लायक होगी, तो हम आपको इनवाइट करेंगे, ताकि आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर पाएं, और आपकी कहानी भी जाए देश दुनिया तक, और पता चले कि कैसे एक एक डिपार्टमेंट बर्बाद किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं विकास खत्री जी, नमस्ते। और हमारे दर्शकों से रूबरू हो जाइए। आप आपका जो मेन बिजनेस है, मुख्य जो बिजनेस है, वो क्या रहा है सबसे पहले, और अपना परिचय आप दर्शकों को दीजिएगा। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, और सबसे पहले आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम विकास खत्री है, परिचय डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। हमारा जो है मुख्य बिजनेस था स्टोन क्रशर का, ठीक है। और जैसे सभी ये आपने बताया ही है कि सारे धंधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये बोलने का तो 5 है, लेकिन एक ही हाथ का हिस्सा है। सारे धंधे ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये सारे धंधे, एक अगर बर्बाद हुआ, एक नीति अगर गवर्नमेंट ने ऐसी बना दी कि एक धंधा बर्बाद हो रहा है, तो उसके साथ साथ
सभी पे इम्पैक्ट उसका जाता है, मुझे पड़ता है बिल्कुल। और उसमें जो पिसाई होती है वो आम आदमी की होती है, क्योंकि कंज्यूमर लास्ट में वही है। ठीक है। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि जैसे आपका स्टोन क्रैशर का बिजनेस है, जी। मतलब था जो भी है, आई डोंट नो, आप बताएंगे जो भी बताएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है आपकी बातें सुनकर, और जब मैं दादरी के इलाके में गया और जगाधरी के इलाके में, यमुनानगर के इलाके में भी बहुत सारे क्रैशर्स हैं, जब मैं वहाँ के लोगों से मैंने बात की तो मुझे एक चीज़ पता चली कि जो मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन है उसको जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। तो इसमें ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये जानबूझकर बर्बाद किए जा रहे हैं? हो सकता है कि वो क्रैशर वाला ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कि वो नियमों का पालन ना कर रहा हो, जैसा कि सरकार के प्रो आदमी ऐसी बातें कर सकते हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा सिलसिले वाइज तरीके से बताइए कि आप कैसे कहते हैं कि ये बर्बाद किए गए। ये जो आप बोल रहे हो, जैसे कि हो सकता है स्टोन क्रैशर वाला नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे कि हमारे को जो बर्बाद जो हम हो रहे हैं वो हमारी खुद की नीतियों की वजह से हो रहे हैं। खुद की या तो हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, हाँ। या हमारे में इतनी समझ नहीं कि धंधा कैसे करें। हाँ। लेकिन वो जैसे जैसे रिसर्च करी तो उसमें सामने आया कि गवर्नमेंट समय समय पे ऐसी नीतियां बनाती रहती है कि जो मिडिल क्लास, जैसे आपने बताया स्टोन क्रैशर वाले हैं, तो उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा ज्यादा, लेकिन जो माइनिंग वाली कंपनी है उसको रियायत मिलेगी उसमें। तो ये उदाहरण के तौर पे कुछ बता सकते हैं आप? उदाहरण के तौर पे जैसे हम एक किस्सा सुनाते हैं, और वो है यूपी से जुड़ा हुआ, लगभग 3 स्टेटों से जुड़ा है वो। ठीक है। और वो है 2006 से शुरू होता है वो। ओके। 2006 में यमुना एक्सप्रेस वे का जो सर्वे शुरू हुआ था, मायावती की सरकार थी वहां पे, और उस टाइम की जो केंद्र की सरकार थी उसके जो यूपीआई की सरकार, यूपीआई उसकी जो सरकार थी उसमें एक बहुत पावरफुल दामाद हुआ करते थे। उनका एक घनिष्ठ मित्र था जेपी एसोसिएट्स करके, बाड्रा साहब। हाँ, तो जेपी एसोसिएट्स उनका मित्र था, तो जेपी सीमेंट वाला भी बोलते हैं उसको। तो उसने सर्वे करवाया, जमीन खरीदी मायावती जी से यूपी में। वो दिल्ली नोएडा से शुरू होकर वहां तक आगरा तक जाता है यमुना एक्सप्रेस। तो उसके लिए जमीन उसने खरीदी, और उसके वो 70 रोड है, उसके लिए उनको सीमेंट के लिए पत्थर चाहिए था। ठीक है। उन्होंने गाजियाबाद में अपनी फैक्ट्री लगा ली थी सीमेंट की, और वो पत्थर नजदीक कोई मिला नहीं। ठीक है। सर्वे उन्होंने करा लिया, तो सर्वे वहां पे जाके मिला चरखी दादरी में। ठीक है। बढ़िया पत्थर उनको मिला वहां पे। तो माइनिंग का काम चल रहा था सुचारू रूप से, जबकि जो पत्थर के रेट उस टाइम पे थे रोडी क्रशर के, 2008-9 की बात बता रहे हैं, वहां पे 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के आसपास पत्थर फुट में होता, 2 रुपए 3 रुपए स्क्वायर फुट का था। और वो उसमें सभी का सुचारू रूप से ढंग से बढ़िया मतलब माइनिंग जो आसपास के गांव वालों का भी, हाँ, लोकल ट्रांसपोर्टर्स का भी, हाँ, और क्रैशर वालों का भी, गाड़ी वालों का, सबका बिजनेस बहुत अच्छे से लेबर चल रहा क्लास है। भी बहुत अच्छे तरीके से चल काम कर रहे हैं। उस टाइम पे इतनी मशीनरी नहीं थी वहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सर्वे करा के वहां पे एक नई लीज कराई। ये होता है जैसे अगर आप और हम नई लीज कराने जाएं तो हमारे को वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन जब सरकार का हाथ है, सरकार आपके साथ है, किसी उद्योगपति के साथ है, तो उस पे ऐसे बारिश होती है। हाँ, वो नीतियों में बदलाव, नीतियों में तुरंत बदलाव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे एक लीज होती है 2008-9 के आसपास वो होती है, और उसमें जो लीज लगभग 1 करोड़ तक या लाखों में ही रहती थी। ठीक है। 1-1.5 करोड़ तक रहती थी, वो बड़ी लीज उन्होंने कराई। ठीक है। तो जो वहाँ के लोकल ठेकेदार थे उन्होंने जुगलबंदी करके कि बड़ी कंपनी है कि हम मिल के उसको ले लेंगे। हाँ। तो उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने विचार बना के उसमें बोली लगानी शुरू करी। ठीक है। तो वो बढ़ते गए, उनको लगा कि 3-4 करोड़ तक जाके रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं, उसके ऊपर हम ले लेंगे। हाँ। बाहर की कंपनी है, काम नहीं करने देंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे यूनियन टाइप एकता थी। ठीक है। तो वो जैसे ही वहाँ बोली लगनी शुरू हुई, उन्होंने जितना सोचा था कि 3-4 करोड़ तक वो जाएगा, उन्होंने वो 5-6-7 करोड़ तक वो चलता रहा। ठीक। लेकिन वो जब भी वो 7 करोड़ तक भी उसके साथ साथ रहे ना, उसने डायरेक्ट 11 करोड़ बोल दिया। 11 करोड़ बोलते ही सब उठ के निकल पड़े। हाँ। क्योंकि उनकी उतनी ऐसी गुंजाइश नहीं थी। उनको पता था कि धंधा किस लेवल का है और कितनी खपत है। हाँ,
कितनी कंजप्शन है, कितना रेट है, उसके हिसाब से पता था उनको आप कितना निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने 11 करोड़ की बोली लगा दी, तो वो उठ के चले गए। अब भाई 11 करोड़ में ये क्या कमा के खा लेगा। उनको ये पता ही नहीं था उसका बैकअप प्लान क्या है। उनको लगा कि हमारे लिए ले रहा है, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये यमुना एक्सप्रेस वे के लिए सारा ये चल रहा है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए पत्थर की, स्टोन की जरूरत है। ठीक है। तो वो हुआ, तो उसने वहां पे जो लोकल आदमी थे उस टाइम पे, वो ये कहने लगे कि भाई तो मरेगा, मार्केट में भी मारेगा, इसको लीज को कैंसिल कराएगा। लेकिन वो हुआ ये, और वो जो कुछ दिन के बाद जब उसको उस पर कब्जा लेने के लिए आया, तो लोकल गांव वालों ने उसका विरोध किया। तो कम से कम मेरे ख्याल में 6-7 डिस्ट्रिक्ट की वहां पे फोर्स डाल दी, ओके, कंपनी की सपोर्ट में। लोकल आदमी बोले कि भाई हम बाहर वाले आदमी को यहाँ काम नहीं करने देंगे, इससे हमारा धंधा चौपट होता है, हमारा रोजगार खत्म होता है। बिल्कुल। लेकिन उनकी जरूरतों और उसके धंधे को दरकिनार करते हुए उन्होंने, प्रशासन ने उसका बड़ी कंपनी का समर्थन कर दिया और वहां पे फोर्स बुला ली। तो वो जोर जबरदस्ती उसका कब्जा करा दिया। तो उसने क्या किया जी, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रेशर लगाया, उस पत्थर की पिसाई करी, और उस वो डायरेक्ट, जैसे लोकल जो ठेकेदार थे वो तो नीचे ब्लास्टिंग करते थे, उसने डायरेक्ट रास्ता बना के ऊपर चढ़ा दिए 300 ट्रक। उनको लगा कि ये तो अच्छा पागल है यार, और साथ में ले लिए 125-150 एकड़ जमीन पहाड़ के साथ में, और वो रेतीली जमीन वहां होती है। तो उसने क्या किया, जितना पत्थर वहां जा रहा था वो तो जा ही रहा था, लेकिन साथ के साथ डंप करना शुरू कर दिया। ओके। पहाड़ के साथ में डंप करना शुरू कर दिया 150 एकड़ में। और वो डंप उसका इतना था कि पहाड़ की हाइट जितनी थी, लगभग ऐसा बताते हैं कि वो पहाड़ की हाइट से उससे ज्यादा उसने डंप कर दिया। अच्छा, साथ के साथ उसका क्रेशर था, वहां पे जो गाड़ियां थी वो गाजियाबाद पत्थर जाता था सीमेंट फैक्ट्री में, उसका वो प्रोजेक्ट 1-1.5 साल में, 2 साल में उसकी जितनी खपत होनी थी वो हो गई। अच्छा, तो उसने उसके साथ में ही वो गोल्फ कोर्स भी बनाया है, और Formula 1 रेसिंग ट्रैक जो मेरे ख्याल इंडिया का पहला था, वो उसी ने बनाया था वहां नोएडा में। ठीक। तो वो ऐसा हुआ, और उसके बाद जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उसने स्टोन क्रशर तो उखाड़ दिया, लेकिन वो पत्थर उखाड़ के एक साल, लास्ट के 1 साल, 3 साल की उसके वो टेंडर था, 2 साल उसने वहां भेजा, लगभग 1 साल वो उखाड़ कर वहीं डालता रहा। लोग उसको गाड़ी देते रहे कि भाई पागल है, ये क्या करेगा, ये मरेगा, ये वो। उनको उसका पता ही नहीं था ये क्या करने वाला है। तो वो जब मैं, जैसे पहले शुरुआत में बताया कि जब सरकारें आपके साथ होती हैं, तो नीति आप अपने ऑफिस में बैठ के बना सकते हो। और वो किसके साथ ठगी होती है, किसकी बलि देनी होती है, वो आम जनता ही पिसती है। उनको मालूम, आम जनता उसमें पिसती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही उसकी लीज पूरी हुई, उसकी लीज पूरी होते ही उसने जी हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि हरियाणा में अवैध माइनिंग चल रही है पूरे हरियाणा। उसने खुद लगा दी, जैसे कोल माइनिंग पूरी उसकी हो रही थी, उसने पत्थर काटना था, और उसने पिटीशन लगा दी कि भाई हरियाणा में इलीगल माइनिंग हो रही है पूरे हरियाणा में। उसकी एक पिटीशन पे ऑल हरियाणा की माइनिंग बंद होगी। वेरी गुड। वो तो कर रहा था स्टोन में, स्टोन की, लेकिन उसके साथ साथ रेत की भी बंद हो गई, जमुना सैंड जो है वो भी बंद हो गया, और आसमान छू गए रेत पूरे। वो पूरा जैसे ही बंद हुआ, लोकल लोग थे, उनकी यूनियन थी, एकता थी, और वो जैसे हल्का फुल्का निकाल लिया करते थे, जैसे चोरी से भी या वैसे भी, उन्होंने वो फोर्सफुली उसको बंद करवा दिया। तो जैसे ही उसने बंद कराया तो वो घूमने लगे कि भाई अब तो हमारा धंधा चौपट हो गया। स्टोन क्रशर वहां बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा, एनओसी भी बंद करा दी, नए क्रशर की एनओसी सब बंद करा दिया। ठीक है। और उसके साथ साथ ही जैसे चरखी दादरी का था, महेंद्रगढ़ नारायण वाले भी बंद हो गए, क्योंकि हरियाणा में पहाड़ उसी तरफ है सारे, तो वो भी बंद हो गए। अब मुसीबत आ गई कि भाई धंधा तो चलाना है, नहीं तो बच्चे भूखे मर गए, काम कहाँ से करोगे, पत्थर कहाँ से लाओगे। बिल्कुल। राजस्थान से लाके पिसाई करें तो वो उसमें दूरी और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये रेट बिकेगा नहीं। बिल्कुल। तो उसके बाद उसने क्या किया, जो उन्होंने स्टॉक किया था पहाड़ से ऊंचा, जो 150 एकड़ में उसने स्टॉक किया था, उसको बेचना शुरू किया, और अब रेट थे उसके मनमाने। ठीक है। तो जो उन्होंने कमा रखा था
उन्होंने सोचा थोड़े दिन तो बिजनेस चलेगा, चल थोड़े दिन इसका ये देख लेंगे, इतना माइनिंग इतना वहाँ खुल जाएगी माइनिंग, और फिर हमारे दिन आ जाएंगे तो इतना जो बचत कर रखी थी वह उसके झोंक दी। हाँ, वो उसके झोंक दी सारी। अच्छा, रेट थे उस टाइम पे अगर टन के हिसाब से देखे तो लगभग 80 रुपए 90 रुपए टन पहले जो आया करता था, जब तक उसकी माइनिंग चल रही थी, जब तक उसकी एंट्री नहीं थी, या एंट्री से पहले, एंट्री के दौरान, बंद होने से पहले। और उसके बाद उसने रेट शुरू किया डबल से। ठीक, जो रेट चल रहा था डायरेक्ट उससे डबल से। सब्जी वाले भी इसमें, सब्जी वाले बिजनेसमैन है, मैं भी इसमें कंपेयर कर लेना अपने हिसाब से, होटल वाले भी कंपेयर कर लेना इसमें अपने हिसाब से, जो डिलीवरी वाले हैं वो भी, ड्राइवरी वाले, टैक्सी वाले हैं वो भी, जिनका ट्रांसपोर्ट का, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है वो भी, जो कंप्यूटर के और मोबाइल का बिजनेस करते हैं वो भी, खेती करने वाले का, औजार का भी, और मिस्त्री लोग भी, अपना कंपैरिजन कर लेना क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और उसी दौरान आपके आसपास भी। कंटिन्यू प्लीज। तो उसने किया जी ऐसा, तो रेट उसने डबल कर दिया डायरेक्ट। जैसे ही उसने रेट डबल करे तो यूनियन वहां की जो एकता थी उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, कि भाई हम तुमसे पत्थर नहीं लेंगे, और उनको लगा के हम अगर कोर्ट में जाते हैं तो हमारी सुनवाई होगी और बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो वो समाधान हुआ नहीं, लगभग 5-6 महीने गुजर गए। तो धीरे धीरे लोगों ने उससे पत्थर लेना शुरू किया, क्योंकि पूरी मार्केट है वो वहां से शिफ्ट होने लगी थी राजस्थान। और कुछ किसी को काम आता नहीं, जिसने 20-25 साल काम कर लिया, 10-12 साल, उस टाइम तक लेबर बहुत ज्यादा काम करती थी उसमें। तो शुरुआत में जो मशीनरी दिखाई वो उसी ने दिखाई इस क्षेत्र में, यहाँ पे हरियाणा में। और तो उसने रेट डबल करके बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने लेना शुरू कर दिया। जैसे ही लेना शुरू कर दिया वो हर 2-4 महीने में रेट बढ़ा देता, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता। और लास्ट तक आते आते उसने 300 रुपए टन से भी ज्यादा उसको कर दिया था। 80 रुपए टन से 300 रुपए टन से भी उसने ज्यादा कर दिया था। अब जो पत्थर हम 2 रुपए 3 रुपए या 4 रुपए तक बेच रहे थे फुट में, वो डायरेक्ट हो गया 12 से 15 रुपए। एग्जैक्टली। उसका बोझ डायरेक्ट पूरा हरियाणा और दिल्ली पे आ गया। हाँ, ऑब्वियसली वो पत्थर जहाँ जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे वो अपना घर बना रहा हो, चाहे कोई अपनी सड़क बना रहा हो, कोई दूसरा ठेकेदार हो, मतलब जिसने ठेका ले रखा है पुराने रेट में, रेट बद गया उसका, तो वो या तो घपला करेगा उसके अंदर, काम ही नहीं कर पाएगा, या काम ही नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से सारे रेट जो टेंडरों के रेट थे वो भी डबल ट्रिपल हो गए। वो करने पड़े क्योंकि रेट ही नहीं था, आप काम ही नहीं कर पाओगे। शुरुआत में तो फाइट करने की कोशिश करी स्टोन क्रेशर वालों ने, लेकिन वो भी अपनी जेब से कब तक देंगे। क्योंकि नेता उनका, पॉलिसी उनकी, सरकार में बैठे लोग उनके, पुलिस उनकी, गुंडागर्दी उनकी, अखबार मीडिया उनका, और जज भी उनके, वकील भी उनके, जज भी उनके। अब इस बात पे ये जो आपने बोला जज भी उनके, वो ऐसा उस टाइम पे बताते हैं। वहाँ पे जो यूनियन है, वहाँ पे जैसे हम अगर उसमें थे तो हमारे को भी पता लगता रहता है। तो ऐसा बताते हैं कि जो उसकी एक हियरिंग आती थी केस की, वो उस पे 5 करोड़ रुपए उसकी तरफ से जाते थे। एक हियरिंग के, कि भाई टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लंबा खींचो, अगली हियरिंग पे होगा, अगली हियरिंग पे होगा। और लगभग 5-6 महीने का या 8 महीने का टाइम एक हियरिंग पे उसको मिलता था। तो ऐसा बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए उस पर जाते थे। बिल्कुल, उसका पक्का हमारे को पता नहीं, लेकिन बोलते हैं ऐसा कि वो जाते हैं। वो कंफर्म है। वो देखो, जजों के घर में जो पैसे मिलने वाला जो खेल है ना, ये अब तो किसी को कुछ छुपा नहीं है। तो मान लो कोई आपने कहोगे कि भाई तुम न्यायालय की बेइज्जती कर रहे हो या तुम कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर वो लग जाएगा, कंटेम्प्ट लग जाएगा रोल। तो हम तो बिल्कुल खुलेआम कहते हैं कि मिलॉर्ड, हमें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें तो नहीं, मतलब मुझे तो नहीं है कम से कम। और इस देश में न्याय तो होता ही नहीं है, यहाँ तो फैसले सुनाए जाते हैं। और रेत की जो माइनिंग थी, जो ये आपने बोला, इस पे आप अगर कुछ और नहीं बोलना चाहेंगे तो इसमें ये बताइए, इसमें ट्रांसपोर्ट वालों पे कैसे फर्क पड़ेगा? इसमें अभी तो आंकड़े बाकी है। अच्छा, इंटरेस्टेड आंकड़ा है। अच्छा, उसने जो काम किया वो 3 साल किया, 33 करोड़ रुपए दे गए। अच्छा, साल के 11 करोड़ रुपए सरकार को उसने 11 करोड़ सरकार को दिया। हाँ, क्योंकि 11 करोड़ पहले जो रेट था वो 2 करोड़ 3 करोड़ का था, वो 11 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं था जी, 1.25 करोड़ तक था। 1.25 करोड़ तक के रेट में उसने 11 करोड़ दिया। हाँ, उसने 11 करोड़ दिया एक साल का। उसने 3 साल चलाई, 33 करोड़ रुपए उसने लगभग सरकार को दिया। बाकी कोर्ट में दिया, बाकी कुछ जो दिया वो दिया।
अपना उसने सारा काम चला लिया, सीमेंट वाला पत्थर उसने वो सारा काम हो पूरा गया। वो हो गया। अच्छा, उसके एवज में उसने जो स्टॉक डाला था, जब वो बिकना शुरू हुआ और जब वो खत्म हुआ, लास्ट में उसने रेत भी बेचा है, बाड़ू रेत 300 350 रुपए टन, ठीक उसी के साथ पल्सर के साथ। ऐसा बताते हैं कि वहां उसने जो वो स्टॉक बेचा है, सिर्फ वो स्टॉक 5,000 करोड़ से ऊपर का बेचा है। 5,000 करोड़, 1133 करोड़ खर्च करके सिर्फ बाद का बचा हुआ स्टॉक 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ का उसने बेचा। और ऐसा बताते हैं कि वहां पे जो मुंशी था, उसका जो मैनेजर था, मतलब उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था, सिर्फ वो वहां से 100 करोड़ से ज्यादा कमा के ले गया। और ये 33 करोड़ रुपए देने के बाद अब जो आम जो पब्लिक है, जो वहां का जो लोकल जो मतलब माइनिंग वाला आदमी है, जो क्रशर पे काम करने वाला, वो तो खत्म, मतलब इसका मतलब वो तो फिनिश्ड, रगड़ दिया था, वो तो रगड़ दिया जाएगा। जो उनके साथ सेटिंग कर लेगा वो बच जाएगा। है तो अब ये भाई 5,000 करोड़ कितने हुए हैं? आपने तो देखो नॉर्मल से आदमी का तो समझ में ही को नहीं आवे। मैं तो क्योंकि रोज की रोज कदे 18,000 करोड़ का, कदे 50,000 करोड़ का, कदे 5,000 करोड़, कदे कितने लाख करोड़ माफ होंदे रहा है, इनके आपने पता नहीं चलता। आपा तो चक्कर में पड़े रहा कि बालक ने 30 लाख 40 लाख रुपए दे करके उसको MBA करवाई थी और फिर 8,000 की नौकरी मिला। हमारा तो आप तो कैलकुलेशन तो इतनी है, 8,000 की मिला, 15 की ले ले यार, 20 की ले ले यार, 15-20 की तो ले ले 1,000 की, अपना तो 1,000 में कैलकुलेशन है। हाँ कंटिन्यू करो। क्या और ये आंकड़ा जी 2014-15 का है, 14-15 का, यानी आज के हिसाब से देखें तो वो मेरे ख्याल में लगभग 20,000 20-30 करोड़ 20-30,000 करोड़ का गेम पे ले आए। तो ये उसने पूरे हरियाणा को अपने तरीके से मैनिपुलेट करा। ये जेपी वाले की बात चल, जेपी एसोसिएट्स। अब इसमें आप लोगों को मतलब क्या लगता है? जो दादरी के इलाके के लोग हैं वो भी बता दें, जो इस बिजनेस से जुड़े हैं वो भी बता दें, या कोई और बिजनेस से जुड़ा होगा वो भी बता दे। तो इसमें ट्रांसपोर्ट वाले पे क्या असर पड़ेगा? मतलब अगर मैं ये कहूंगा ट्रांसपोर्ट वाला जो है, जो उसने किया, तो एक तो उसने जो अपना प्रोजेक्ट पे जो उसने गाड़ियां मांगी, जितनी मार्केट में अवेलेबल गाड़ियां थी सारी उसने उधर ले ली। ठीक है, हाँ लीज पे ले ली, वो मतलब किराए पे। हाँ वही। हाँ। तो इधर से किराया भी महंगा हो गया। हाँ। वो भी है, वो भी उस पे जो क्योंकि आम आदमी पे उसके लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। लेकिन जो नॉर्मल दुकानदार है, हाँ। जो पहले से बिजनेस कर रहा था, उसके लिए संभव नहीं होगा इसके ऊपर कुछ भी करना। हाँ। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो 007 ठीक है, जो नॉर्मल जो दुकानदार है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा ना ये करना। नहीं, उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा? इतना बड़ी उस अमाउंट में कैसे कर सकता है? और जैसे उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ वो गाड़ियां का खत्म, मतलब वो खराब, और वो गाड़ियां जैसे जैसे उसमें कंपनियों का भी फायदा हुआ, गाड़ियां बिकी। अच्छा, कमाल की बात ये है, वो आया नहीं कभी उस प्रोजेक्ट पे। एक बार उसका लड़का आया था, वो भी 5 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर में वहीं उतरा और वहीं से चढ़ गया। वेरी गुड। तो इसमें हमारे लिए तो ये बड़ा शॉकिंग है। बाकी आपको कैसे लगता है कि पूरे प्रदेश की नीतियों को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं ये लोग? ये तो एक उदाहरण है छोटा सा, ये तो एक है वो 2014 से पहले का। उसके बाद तो भयंकर तरीके से लूट चल रही है। अब तो पैसा कमाया नहीं जाता, अब तो पैसा बनाया जाता है। तो जैसे ये मतलब माइनिंग बैन हुई थी एक बार। हाँ। जो माइनिंग, रेत माइनिंग भी बैन हुई थी। मैंने जमुनावाड़ा इलाके में देखा था भाई वहाँ कोई माइनिंग नहीं कर पावे। मेरे एक जानकार हैं, मेरे मित्र ही हैं, उनका भाई माइनिंग के बिजनेस से जुड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, मैं भाई साहब आपका तो काम अभी चल नहीं रहा होगा? बोले सब चल रहा है ऐसे ही। मतलब ये तो अवैध है। बोले ना अवैध कुछ नहीं है, हफ्ता पहुंचता रहो तो आपका सब कुछ वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा CM ऑफिस से कम अपना बात नहीं गिरा करते, उससे घाट अपना कोई चक्कर नहीं है। ये तो आप नॉर्मल आदमी के लिए है। जैसे कि पंजाब का एक केस आप बता रहे थे अभी जैसे हरियाणा में आप बता रहे हो कि रेत में जो जमुना से सैंड निकालना बैन है, और उसमें क्या है कि माल तो अभी भी मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है फिर अगर बैन है तो? और नायब सैनी मेरे ख्याल इसी बिजनेस में जुड़ा हुआ था। वो पुराना इसी का खिलाड़ी है वो, और कहते हैं कि इसी से बना हुआ है। इसी से बना हुआ है। और उसके ऊपर एक हत्या का आरोप भी उसी की पार्टी के लोगों ने लगाया था अभी थोड़े दिन पहले। वो शायद इसी चक्कर में था, मतलब इसी सिलसिले में रहा होगा। उस पर तो खैर हम नहीं जाएंगे।
पर अभी पंजाब में जो एक केस आया था, बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग केस आया था। हाँ। 5 किलो अवैध माइनिंग वाला रेत के साथ एक बंदा गिरफ्तार किया था पंजाब पुलिस ने। उसकी जेब में 100 रुपए का नोट मिला थे, वो रिकवरी हुई थी 100 रुपए की, 100 रुपए की रिकवरी, और उस पर मुकदमा दायर कर दिया। दर्ज हुआ था कि लेकिन अभी जो हरियाणा में चल रहा है वो पूरा इलीगल माइनिंग चल रही है यमुना में, और वो पूरा दिल्ली तक जा रहा है। अगर यमुनानगर से रेत निकल के दिल्ली तक जा रहा है बिना कागज पत्री के, कि सिर्फ हफ्ता देते हैं सरोवर रोड पे, जा रहा है, सिर्फ हफ्ता देते हैं और आप कैसे भी बिना पेपर के कुछ भी ले जाओ। गादड़ चिट्ठा देखो, पेपर बनाना, वो देखो, अगर व्यापारी और राजा मिलकर के अगर एक साठगांठ में है तो पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे पेपर नकली भी बन जाते हैं। कई बार तो ऐसे केस भी आपने देखे होंगे कि भाई जज बन के ना एक बंदे ने गणेश की जमानत कर दी थी, अखबार में भी आया था, वो अपना मेल कर दिया और वो जमानत ही कर गया बंदा। एक आधा बंदा ऐसा था जो 20-20 साल जज रह गया, एक आदमी। मतलब ऐसे केसेस भी इस देश में हैं। कागज का तो इतना सा खेल है, अगर व्यवस्था ऊपर चली जाएगी, अगर कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, तो जो गांव में रहने वाला आदमी है, नॉर्मल अपनी आराम की जिंदगी जीने वाला आदमी है, उसको पता भी नहीं होएगा कि उसके पास जो कागज आन लग रहा है वो असली है कि नकली है। आपके गांव में जो सर्वे करने वाला आदमी है वो कंपनी का है, WHO का है। जैसे कि आशा वर्कर है और आंगनवाड़ी वर्कर है। आंगनवाड़ी वर्कर जो ICDS का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का, वो WHO से आता है। तो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है WHO से, यानी कि विदेशी फंडिंग आती है हमारे बच्चों की जानकारियां लेने के लिए आंगनबाड़ी वालों के पास। तो ये तो किसी को नहीं पता। इसी तरह से अगर माइनिंग का कोई कागज DC के पास आ जाए और वो मुख्यमंत्री का कोई आदमी लेके आ जाए, उसके ऊपर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि, मतलब कोई शक ही नहीं करेगा कि ये तो गलत आदमी हो सकता है। तो माइनिंग इस तरह से होती है। हैसियत ही नहीं थी उनकी, हाँ, किसी करने की भी हैसियत नहीं, बिल्कुल, मतलब गलत बोलने की भी नहीं है। और अगर आप सत्ता पक्ष में किसी पावरफुल ओहदे पे बैठे हुए आदमी के साथ उस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे आप बता रहे थे कि हमारी तो बात इसी DCM ऑफिस में होती है, तो आपको किसी कागज पत्री की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्हें कह दिया वहां लग रहा है भाई, थोड़ा ध्यान रखियो, कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ये। और एक और बात इसमें मैं बता देता हूँ, मुझे जहां तक पता है, जितना मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे RTO वाले लोग होते हैं जो रास्ते में ट्रक रुकवा के रखते हैं, खाकी वर्दी वाले और सफेद वर्दी वाले, ये 2 वर्दियां जो हैं रास्ते में ट्रक वालों को रुकवाती हैं। तो ट्रक वालों से जब मेरी बात हुई, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, तो आपके बिजनेस पे इसका क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुलकर बोलें, बताएं कि ऐसा होता है। क्योंकि देखो, पब्लिक में मैं बोलूंगा तो मेरे बोलने से बोलेंगे ये तो खामखाई बोल रहा है, लेकिन आपका क्योंकि बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्लियर नहीं पता और मेरी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ट्रक चलता है तो पहले पॉइंट से लेकर के और आखिरी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जितने RTO आते हैं, RTA आता है, RTO क्या बोलते हैं उसको, और जितने भी नाके आते हैं, वहां पर पुलिस का बकायदा खर्चा होता है, जो कि अवैध या फिर रिश्वत होती है। क्या ये बात सही है? उनको प्रोजेक्ट करने तक की फीस होती है गुरुजी। प्रोजेक्ट करने तक की मतलब? जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में गाड़ियां ज्यादा निकल रही हैं, जैसे यहाँ से अगर भिवानी से ज्यादा गाड़ियां निकल रही हैं, प्रोजेक्ट या प्रोटेक्ट, मतलब अगर वहां पे आपको ड्यूटी लेनी है RTO को, अच्छा, RTO को ड्यूटी लेनी है, उसकी फीस है, तो उसकी बकायदा ऊपर मंत्रालय में फीस जाती है, फीस है उसकी। अच्छा, कि यहाँ से इतनी गाड़ियां निकलती हैं, उसकी कैलकुलेशन उनके पास ऑलरेडी है, सभी नेताओं के पास है, सभी नेताओं के पास है। ये ट्रक वालों का जब ये नंबर सिस्टम आ जाएगा, नंबर प्लेट से गाड़ियों की गिनती हो जाएगी, एंट्री होती है, क्लियर कट हो जाएगा, एंट्री होती है, उन पर लिखा होता है कि इस मार्के की गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, और वो पूरे हरियाणा में घूम जाती है। मार्के की मतलब? उनपे कुछ कोड ऐसा लिखा हो, या तो किसी का नाम लिख देते हैं, हाँ, ऊपर लिख देते हैं, या कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट, या किसी का नाम लिख दिया, कुछ ऐसा कोच करके लिख दिया, हाँ, ये वो बोल दिया, बस उसको ना पुलिस वाला रोकेगा, ना उसको ये परिवहन विभाग रोकेगा, कोई नहीं रोकता। मतलब उस पे चाहे ओवरलोडिंग हो रही हो, चाहे वो स्मगलिंग का सामान लेकर जा रहा हो, चाहे वो गायें ढो रहा हो, चाहे वो गो हत्यारा हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर लेवल की गाड़ी को कोई रोकने की औकात नहीं। मतलब वो ओवरलोड ही होती है, उसी चीज की एंट्री होती है, एंट्री और उसी चीज का पैसा और रिश्वत जाती है। हाँ। तो ये रिश्वत किस लेवल तक के अधिकारी या कर्मचारी तक जाती है? ये RT डिपार्टमेंट वालों तक रहती है सारी। उसके बाद अगर जो पुलिस वाले जो नाके होते हैं उन पे बढ़ती है, मंथली फीस होती है। ये तो पहला ओपन था पूरे हरियाणा में जी, मतलब रेट फिक्स था, अभी भी रेट मेरे ख्याल से अब रेट बढ़ गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज है।
मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई थी पर्सनली इस बारे में, तो वहां पर जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बात बताई थी, उन्होंने कहा था भाई मंत्री जी का डंडा आ जाता है, अभी एक रैली होनी है, मुख्यमंत्री की रैली होनी है, वहां पे हमारे को इतना खर्चा देना पड़ेगा, उस खर्चे की आपको जो उगाही है वो तुमको करनी पड़ेगी, चाहे चालान की पर्ची के नाम पे करो, चाहे आप मतलब कई बार फर्जी पर्चियां भी कटती हैं, वहीं ऑन द स्पॉट ही रजिस्टर करते हैं ना वो लोग, तो उसके नाम पे भी ये खेल चला जाता है। तो वो ये भी करते हैं कि भाई आप जो हैं वो मतलब हमें तो उगाही से मतलब है, कैसे ले आते हो हमें नहीं पता। वो आपने देखा होगा झारखंड का एक केस था जहां पे वो बंदा ठीक ठाक था, उसकी नंबर प्लेट भी ठीक थी, बाइक पे ठीक चला रहा था, रोड पे ठीक था, और उसका चालान कटने की बारी आई तो वो बोला मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, चालान कैसे काट दोगे आप, चालान कैसे काट दोगे? तो पुलिस कर्मचारी उसका हेलमेट लेकर के साइड में आ जाता और फिर बोलता है इसकी वीडियो बना। वो हेलमेट के बिना मतलब उसका विदाउट हेलमेट का चालान कटा गया, तो वो एक वीडियो सामने आई। तो वो इतना बड़ा खेल है जहां पर आपकी उगाही का ये सिस्टम चलता है, जहां मंत्रालय को बकायदा सीएम ऑफिस तक इसकी मतलब पैसा जाता है। हम ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब इसको कितना सीरियसली इस देश की मीडिया लेती है, कितना इसके ऊपर रिसर्च होती है, कौन इसके ऊपर बयान देता है, ये सिस्टम के ऊपर है। बाकी जनता क्या समझती है? क्या इस पॉडकास्ट को देखने वाला कोई पुलिस वाला है जो इसमें बता दे? कोई इसको सुनने वाला है जो इसमें बता दे कि भाई जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, कोई ट्रांसपोर्ट वाला, कोई सब्जी लेके जाने वाला सुबह शाम, या कोई और पिकअप वाला बंदा, या कोई ट्रक वाला, या कोई कैंटर वाला जिसके पास ऐसी कोई योजना हो, जिसके साथ ऐसा हुआ हो, वो अपनी गवाही क्या कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये उगाही दिन रात जारी है, ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, और इसमें सरवाइव कर पाएगा केवल बड़ा उद्योगपति, क्योंकि बड़े उद्योगपति ने जितना भी पैसा खर्च किया है उसके ऊपर उसको लोन मिल जाएगा, और फिर वो लोन माफ हो जाएगा, मतलब लोन मिलके माफ हो जाएगा। आम जनता का लोन माफ नहीं होगा, उसको ये सुनाया जाएगा कि लोन लिया है तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन यही डायलॉग किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला जाएगा जो सचमुच लोन देने के काबिल भी हो और लोन देने लायक भी हो। इसमें जैसे ये जो मंथली वाला सिस्टम था, इसमें छोटे ट्रांसपोर्टर मरता है, क्योंकि छोटे ट्रांसपोर्टर की एंट्री भी नहीं लेते हो। वो तो एक ट्रक की क्या एंट्री लेंगे? हाँ, तो वो बड़े जो ओवरलोड लेके जा रहे हैं वो उसको रेट को डाउन कर देते हैं। कम रेट में छोटे वाला सरवाइव नहीं कर पाता ज्यादा दिन, वो नुकसान खाता है और वो खाता रहता है, लॉस में चला जाता है, लॉस पे चला जाएगा, और फिर किस्तें नहीं दे पाएगा, तो अपना ट्रक ने फिर मैं कदे और रोक नाले कदे और रास्ते में रोक लेंगे, फिर ये फाइनेंस वाले गुंडे उसको रोकने की चालू कर देते हैं। अच्छा, ऐसे ही जैसे बड़े ट्रांसपोर्टर ये ऐसे कर रहे हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर को गाड़ियां सस्ती मिलती है हमेशा, क्योंकि तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, 100% फाइनेंस हो जाता है उसका, मैंने देखा है। उसका कंपनी भी उसको वो देती है, छूट देती है, डिस्काउंट ज्यादा देगी, सस्ता वो टैक्स में भी रिबेट ले लेता है, जो जीएसटी भी बचा लेता है, सारा जीएसटी बचा लेगा, टैक्स में भी छूट लेगा, गाड़ी की कीमत सस्ती, डिस्काउंट ज्यादा, और 100% फाइनेंस। घर से 1 रुपया खर्च किए बिना गाड़ी मिल जाएगी उसको, बल्कि कुछ ना कुछ बैंक से एक्स्ट्रा लेके आता है, घर पे लेके जाता है, घर पे लेके जाता है, मोबाइल गिफ्ट दे देगा, कोई और कंप्यूटर गिफ्ट दे देगा, बता दियो बच्चा ने क्या चाहिए। क्योंकि ये पूरा नेक्सस है, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, माइनिंग और मंत्रालय में बैठा मंत्री, ये सारा का सारा एक नेक्सस है। इस नेक्सस को देश की जनता नहीं समझ पाएगी तो कभी भी लड़ नहीं पाएगी। आपके संसाधनों के ऊपर, जो लोकल संसाधन है, जो माइनिंग हो रही है, चाहे वो रेत की है चाहे पहाड़ की है, उसके ऊपर मंत्रालय का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2011 का एक आदेश है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर देश की जनता, स्पेशली वहां के लोकल लोगों का ही अधिकार है, ये स्पष्ट करते हुए, और इसीलिए इन्होंने क्या गेम खेला, ये टेंडर खेला, और टेंडर खेल के जितनी टेंडर की राशि है वो कह देंगे कि ये जमा करा दो। वो भी भारत सरकार की ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं होता है, भारत के लोगों को जो पैसा मिलेगा, भारत के लोगों का जो पैसा है वो केवल वो है जो आपकी ट्रेजरी में जमा होता है। जो पैसा बैंकों में जमा होता है, जो पैसा मंत्रालय के अकाउंट में जमा होता है, जो पैसा ट्रांसफर होता है आरटीजीएस कहीं और, वो पैसा भारत की जनता को ट्रांसफर नहीं होता है। सो बी केयरफुल। अगर आपको कोई ये कह दे
कि टैक्स आपसे जो लिया जा रहा है वो भारत की सरकार को जा रहा है। नहीं, भारत सरकार को नहीं जा रहा है। भारत सरकार के अंदर चल रहे मंत्रालय जो कि प्राइवेट संस्था की तरह काम करते हैं और आपकी कंसेंट के हिसाब से काम करते हैं, यानी वो आपकी सहमति को या वो आपके विरोध ना करने को आपकी मौन सहमति मान करके काम कर रहे हैं। यानी आपने उनको परमिशन दी हुई है कि आप हमें लूटिए, आप हमें खसोटिए, आप हमें बर्बाद कीजिए, और वो पूरा का पूरा आपकी साइलेंट कंसेंट से चल रहा है। तो इस मौन सहमति से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपको अपने बच्चों के लिए कैसा समाज चाहिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा नेक्सस चल रहा है। अभी हमने आपको दूसरे मुद्दों पर आपको बताया था कैसे काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे, माइनिंग पे जुड़ी हुई चीजों पे आपने बता ही दिया है। यही चीज आपको दूसरे मुद्दे वाले जो लोग हैं वो बताएंगे कि मैं होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों का भी मैं एक पॉडकास्ट करेंगे हम लोग, और अलग अलग इंडस्ट्री में जहां जहां भी बिजनेस ठप किए जा रहे हैं उनके पॉडकास्ट हम लोग इकट्ठे करेंगे। जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, जितने माइनिंग वाले हैं, जितने अपने लोकल लोग अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो गांव के लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने संसाधनों को बचा करके कंट्रोल वापस इन गुंडों से वापस लेना चाहते हैं, वो सारे लोग जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए, वो सारे लीडर जेएसएम से जुड़िए, अदरवाइज आपके बच्चों के लिए जीना मुश्किल कर देंगे। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे जो आपके दिमाग में आ रही हो बात? अभी यही है कि जैसे माइनिंग की पॉलिसी जो हरियाणा में चल रही है वो बहुत ज्यादा संकेत दे रही है, और उसके संकेत बहुत खतरनाक और भयानक है। क्या? वो ये है कि माइनिंग जिस तरीके से इस सेक्टर को तंग किया जा रहा है, मिडिल क्लास को इसमें तंग किया जा रहा है कि भाई स्टोन अवेलेबल नहीं है, छोटे बिजनेसमैन को जिस तरीके से बर्बाद करने की ये नीति है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही गेम प्लान है। मशीनों का राज, बैंकों का राज, प्राइवेट एंटिटीज का राज, यही वो लेकर आना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा है ये, मैंने आपको बताया है, ये बाकी सबसे जुड़ा हुआ है। वहां लेबर क्लास भी बर्बाद हो चुकी है, लोकल इंडस्ट्री वाले भी, लोकल ट्रैक्टर ट्रालियों वाले भी, लोकल ट्रक जिन्होंने ले रखे थे वो भी, वो सब के सब अब घर पे बैठे हुए, उनकी लोन की किस्तें नहीं जा पा रही हैं। वहां दादरी के आसपास के लोग जाकर देखो, तो शाम के आसपास के लोग जाकर देखो, उन सबके ट्रकों की किस्तें टूटी हुई हैं। हमारे पास सबके मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्होंने घरों पर भी लोन लिया था इस उम्मीद में कि कल को बिजनेस थोड़ा बहुत चलेगा तो हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाएंगे, उनके घर भी नहीं चल रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है, आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यदि नहीं आती है हम कुछ नहीं कर सकते, यदि आती है तो जनता सरकार मोर्चा के अलावा कोई दूसरा संगठन या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरा एनजीओ या कुछ भी मतलब इसके ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। और यदि कोई और आपकी बात अब नहीं उठा रहा है तो आप अकेले तो कैसे उठाएंगे? तो आपको संगठित होना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्टर्स को माइनिंग वालों के साथ, माइनिंग वालों को लेबर क्लास के साथ, लेबर क्लास को वर्किंग क्लास के साथ, वर्किंग क्लास को सड़क पे चल रहे आदमी के साथ, और उस पर चल रहे किसानों के साथ, और फिर स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ मिलकर के हमको लड़ना होगा। इसके लिए यदि आप जनता सरकार मोर्चा की अगली ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको मैंने करण सिंह का नंबर दिया है 9991911784 या फिर 9991911 और 784, तो यानी 2 बार 1 है। तो ये नंबर है करण सिंह का, आप इनको व्हाट्सएप करके हमारी अगली ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। अगली ट्रेनिंग में जुड़ने के लिए ट्रेनिंग में जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, जब तक पूरे खेल को नहीं समझेंगे, आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। बस ये समझ लीजिएगा, आपकी लड़ाई केवल आपकी लड़ाई नहीं है, वो हमारी भी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई केवल हमारी नहीं है, वो आपकी भी है। हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से हम लोग अपने बच्चों को निकाल पाएंगे। यही मकसद जनता सरकार मोर्चा का है। आप सब जुड़े, आप हमारे साथ आए, इस पूरे खेल को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब साथी जुड़े रहिएगा। आप